हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि अब गोडसे के लिए लाइब्रेरी जो कातिल है ये भारत है। मैं बताता हूं आपको यहाँ क्या क्या होता है। उसके लिए लाइब्रेरी खुल रही है गोडसे के नाम से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मोदी हुकूमत को कह दिया आज कि हम एहतिजाज करने से किसानों को नहीं रोकेंगे। वहीं पर व्हाट्सएप को लेकर के जो तशवीश आप लोगों को है उसकी तफसीलात भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि आज निम्स में किस तरह एक शख्स ने खुदकुशी कर लिया और 800 मुर्गियों की मौत से परभनी यानी महाराष्ट्र में किस तरह दहशत फैल गई है और मुतअद्दिद रहनुमाओं के हिफाजती घेरे को ख़त्म या कम करने से बीजेपी तलमला उठी है। महाराष्ट्र में गो एयर वज़ीर आज़म के बारे में तौहीनामेज़ तबसरा करने वाले पायलट को आखिर बर्खास्त कर दिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। तो वहीं पर मैं आपको अमेरिका में मुसल्लह हमलावर की फायरिंग की ख़बर सुनाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि अब सऊदी अरब और कतर की दोस्ती के बाद अरब इमारात चाहता है कि तुर्की के साथ भी उनके ताल्लुकात मामूल पर आ जाए। मैं सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। इस पर गौर करने की ज़रूरत है और पूरी संजीदगी के साथ आप तमाम हजरात को जो भी सीधी बात टीवी को देखते हैं और अल्लाह ने उनको अगर नवाजा है। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं। हिंदू महासभा ने इतवार को आलमी यौम हिंदी पर ग्वालियर में अपने दफ्तर में महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी है। अब कातिलों के नाम से भी लाइब्रेरी खुलेगी भारत में, अभी बल्कि खुल चुकी है। महासभा ने इस लाइब्रेरी को ज्ञानशाला का नाम दिया है और कहा है कि इसमें गोडसे और मुल्क की तकसीम से मुतालिक हक़ाइक़ से नौजवान नस्ल को वाकिफ़ कराने का काम किया जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में बोलेंगे तो जो है कातिल के सिलसिले में उसको पूरी तरह से कातिल को हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी और जिनको महात्मा का लक़ब दिया गया गांधी जी को, उनको जो है पूरी तरह से मुल्क मुखालिफ साबित करने की कोशिशें होंगी नई तारीख के हवाले से। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये भारत है, यहाँ कातिल के नाम पर लाइब्रेरियाँ भी खुलती है और ज्ञानशाला भी, आप अंदाज़ा लगाएं। हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की तकसीम के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसकी वजह से अखंड भारत के दो टुकड़े हुए और तकरीबन 5 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया और 20 लाख से ज़्यादा हिंदू को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकसीम को कांग्रेस ने कबूल किया और उसकी वजह से आज पाकिस्तान दुश्मन है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रकम उसके साथ सिक्योरिटी में खर्च होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यही नहीं, कांग्रेस ने ही मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ाई। इसी वजह से कांग्रेस ने नाथूराम गोडसे और नारायण राव आप्टे का अदालत में दिया गया बयान 50 सालों तक बाहर नहीं आने दिया। महात्मा गांधी का कत्ल करने के जुर्म में गोडसे और आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारद्वाज ने यह भी बताया कि अब हिंदू महासभा अपनी इसी तारीख को नई नस्ल को बताने के लिए ग्वालियर में दौलतगंज वाक़े दफ्तर में गोडसे की ज्ञानशाला शुरू कर रही है। इस ज्ञानशाला में गोडसे के अलावा मुल्क के मेहमानों गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, डॉक्टर हेडगेवार और पंडित मदन मोहन मालवीय से वाबस्ता तारीख भी बताई जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन उन्होंने कहा कि गोडसे सच्चे मुहिब्बे वतन थे। दुनिया को ये बताने के लिए लाइब्रेरी खोली गई है। वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के लिए लड़े और मरे। लाइब्रेरी को कायम करने का मकसद आज के इल्म से महरूम नौजवानों में सच्ची हुब्बुल वतनी को बेदार करना है, जिसके लिए गोडसे खड़े हुए थे। बहरकैफ
नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि क्या कुछ हो रहा है भारत में। अब कातिलों के नाम से लाइब्रेरियाँ खुल के, ज्ञानशाला ओपन करके अब नई नौजवान नस्ल के अंदर नफरत भरने की किस अंदाज में कोशिशें हो रही हैं और हिंदू महासभा किस बात को लेकर के बदनाम है, ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये इस तरह की ख़बरें, इस तरह की चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है और ये लोग अंदरूनी सतह पर नफरत फैलाने का काम लगातार जारी रखते हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। अभी हाल ही में जो हालात हुए, मुसलमानों के घरों के जलाना और उनको बर्बाद करना, उनको गिराना, न जाने क्या क्या सब हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मध्य प्रदेश इस वक्त जो है यूपी के रास्ते पर चल निकला है। जिस तरह योगी हुकूमत में हो रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं किसान एहतिजाज के सिलसिले में। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह तोड़फोड़ मचाई गई थी। नाराज़ किसान बहुत ज़्यादा इस वक्त नाराज़ हो चुके हैं, गुस्से में आ चुके हैं। अब इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गुस्से में नज़र आ रहा है मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। किसान एहतिजाज से मुतालिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मरकज़ की उस बात पर बरहमी का इजहार किया कि दोनों जमातों ने हाल ही में मुलाकात की है, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि बातचीत जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत जिस तरह मामले को संभाल रही है, उससे हम खुश नहीं हैं। हम नहीं जानते कि आपने कानून पास करने से पहले आपने क्या किया। गुज़िश्ता समाअत में भी कहा गया कि किसानों से बातचीत जारी है, क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत को सरजनिश करते हुए कहा कि हुकूमत की ये दलील नहीं चलेगी कि उसे किसी और हुकूमत ने शुरू किया था। अदालत ने पूछा कि आप इस मामले पर किस तरह हल निकाल रहे हैं। अदालत में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसान एहतिजाज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी इसको हल तलाश करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते और ना ही हम किसी को मुजाहरा करने से मना कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी कानून तोड़ने वाले की हम हिफाजत करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे पास एक भी ऐसी दलील नहीं है जिसमें उस कानून की तारीफ की गई हो। अदालत ने कहा कि हम किसान मामले के माहिर नहीं हैं, लेकिन क्या आप उन कवानीन को रोकेंगे या हमें इक़दाम उठाने होंगे। हालात मुसलसल बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सर्दी में बैठे हैं, वहाँ खाने और पानी की कौन देखभाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि हमें नहीं मालूम कि ख़वातीन और बुजुर्गों को वहाँ क्यों रोका जा रहा है, ऐसी सर्दी में क्यों हो रहा है। हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहते हैं, तब तक हुकूमत उन कवानीन को रोके, वरना हम कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम कानून वापस लेने की बात नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि आप इससे किस तरह संभाल रहे हैं। हम ये नहीं सुनना चाहते कि मामला अदालत में हल हुआ है या नहीं है। बैकअप नाज़रीन, इस आज बहुत सख्त सरजनिश की है मरकज़ी हुकूमत की इस बिल को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के। अब देखना है कि इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत किस तरह का कदम उठाती है। नाज़रीन गिरामी, व्हाट्सएप में आजकल आपके लिए जैसे ओपन करते हैं तो एक अलर्ट आ रहा है और अलर्ट में बहुत सारी चीज़ें पेश की जा रही हैं। उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी है। इस बात को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सैयद खुर्रम रज़ा ने भी इस सिलसिले में अलग तरह से जो है कुछ तबसरा करने की कोशिश की है। उन्होंने एक जगह लिखा, अभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ताल्लुक से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उसमें जहां एक पहलू ये है कि आपकी तमाम मालूमात इन ऐप्स के मालिकान के पास होगी, वहीं ये भी है कि ऐप्स किस तरह आपके जहन पर ना सिर्फ हावी रहेंगे बल्कि आपकी सोच को भी मुतासिर करेंगे। हम सब ने इस बात का बखूबी मुशाहिदा किया है नाजरीन के हम गूगल पर कोई चीज़ ढूंढते हैं या व्हाट्सएप पर जिक्र करते हैं तो उस चीज़ के मुतालिक मालूमात हमारे फेसबुक अकाउंट पर आने लगती है। यानी इधर हमने सोचा और उधर हमारे सामने मुतबादिल आने लगते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिकान एक ही हैं और हमारी हर मालूमात वहाँ आपस में शेयर होती है। कोविड के दौरान ही नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द सोशल डायलेमा, यानी अगर आसान उर्दू ज़बान में कहें तो समाजी तज़ब्ज़ुब कहा जा सकता है। इस फिल्म में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले साबिक मुलाजिमीन ने अपनी राय और काम के दौरान अपने तजुर्बात साझा किए हैं। वो कहते हैं कि किस तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियां आपकी सोच को मुतासिर करती हैं और आपको अपने मर्जी से चलाने पर किस तरह से मजबूर करती हैं। उसको फिल्म कहना गलत होगा क्योंकि हकीकी तजुर्बात पर मबनी गुफ्तगू का एक सिलसिला है। अब जब व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी सामने आई है जिसमें आपके बारे में तमाम मालूमात इस ऐप के मालिकान के पास होगी और अगर आप उस पॉलिसी से अपनी रजामंदी का इजहार नफ़ी में करते हैं यानी रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, जो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आता है जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा उस तारीख के बाद जिस तारीख का इजहार जो है व्हाट्सएप में बार बार किया जा रहा है।
यानी आपके नशे का सामान ख़त्म हो जाएगा। जाहिर है जब आपको किसी नशे की आदत पड़ जाए तो आपको वो शय हर हालत में चाहिए होती है। इसी तरह मजबूरन आपको व्हाट्सएप की पॉलिसी को मानना पड़ेगा और मान रहे हैं लोग। यही वजह है कि जब कोई भी फ्री ऐप आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम आपको फ्री दे और उसको बनाने वाला उससे फ़ायदा ना उठा रहा हो। जाहिर सी बात है को आपके पहले इस बारे में कॉलेज वगैरह में कहा जाता था कि कुछ लोग चॉकलेट बेचने के लिए आते थे और चॉकलेट में नशावर चीज़ें मिलाकर के कॉलेज के कैंपस में बेचते हैं, छोटे बच्चों में और स्कूल और कॉलेजेस में। लोग और बच्चे ये समझकर कि उस चॉकलेट्स को लेते हैं, एक बाकायदा एक ग्रोह होता है। जब वो चॉकलेट को खाना शुरू कर देते तो इसमें जो नशावर चीज़ मिलती है उसकी आदत धीरे धीरे उस चॉकलेट के खाने की वजह से पड़ जाती है। फिर वो स्टूडेंट, वो तालिब या वो तालिबा जो है उसकी आदी बन जाती है, उसके पास ड्रग्स की जो है वो आदी बन जाते हैं। और यही जो लोग उनको जो है चॉकलेट्स बेचा करते थे वो कुछ 1, 2, 3 महीने के बाद उनको ड्रग्स बेचते हुए नज़र आते हैं। ऐसी हालत इन ऐप्स की भी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। या आपको पहला नशा पिलाते हैं और उसके बाद अचानक रोक लेते हैं और अपनी पॉलिसियाँ आपके जहन पर जो है ला देते हैं और उस वक्त आप ना छोड़े बने ना आप लेते बने। ऐसी चीज़ यहाँ पे सिचुएशन पैदा हो जाती है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक उनके पास आपकी लोकेशन यानी आप कहाँ हैं वो रहेगी, आप क्या कर रहे हैं वो रहेगी, आप किससे किस तरह की बात कर रहे हैं वो रहेगी, और यहाँ तक कि आपकी माली और कारोबारी मालूमात भी उनके पास रहेगी। और इस मालूमात को सरकारी महकमों के साथ ज़रूरत पड़ने पर शेयर भी कर सकते हैं। अगर देसी ज़बान में कहा जाए तो व्हाट्सएप आपके बेडरूम, बाथरूम, बैंक और किचन में दाखिल हो चुका है और हमें जो व्हाट्सएप के नशे की आदत हो गई है उससे कोई छुटकारा भी नज़र नहीं आ रहा। व्हाट्सएप जैसे कई और राबिते के ऐप हैं जिनमें टेलीग्राम और सिग्नल भी हैं, लेकिन ये क्या मालूम कि कल को वो भी ये नहीं करेंगे या व्हाट्सएप के मालिकान उनको नहीं ख़रीद लेंगे। मिसाल के तौर पर पहले व्हाट्सएप की कंपनी अलग थी, फेसबुक अलग था। जैसे जैसे पता चलता है सामने वाली कंपनी को कि भाई ये कंपनी मुझे आगे बढ़ जाएगी तो वो कंपनी हज़ारों मिलियंस डॉलर्स देकर के उस कंपनी को ख़रीद ले जाता है। आप व्हाट्सएप की तारीख उठा लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम की तारीख उठा लीजिए, गूगल में जितने भी गूगल से वाबस्ता वेबसाइट्स या जिस तरह की भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की तारीख एक ही जगह जाकर के जमा होती है, यानी बिल आखिर यहूदियों के हाथ में चली जाती है। ये समझ लिए आसान अल्फाजों में। बाजार का इतना दबाव है कि ये ऐप्स भी मुस्तकबिल में यही सब कुछ करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए अब डाटा ही सब कुछ है। जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप अगर आप लोगों ने इस प्राइवेसी की वजह से छोड़ना शुरू कर दिया और आपने टेलीग्राम और दूसरे जो भी मुतबादिल हैं उसको आपने अपलोड करना शुरू कर दिया, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो नतीजा क्या निकलेगा? जिस तरह व्हाट्सएप मशहूर हुआ, टेलीग्राम भी मशहूर होगा, दीगर ऐप्स भी मशहूर होंगी जिसका आप इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी किब्र आएगा। एक तरफ उन चैनलों वाले की उन ऐप्स में किब्र आएगा कि भाई हमारे यूजर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरी जानिब वो छोड़ेगा नहीं जो पहले से मार्केट में अपना मैदान बनाया हुआ है। फिर वो वहाँ मेल करेगा कि हम आपकी कंपनी को बताना चाहते हैं, वो उसको एक अकाउंट भेजेगा, एक बेहतरीन अंदाज में उसको अगर आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं तो आप इतना मुनाफा कर रहे हैं और 10 साल बाद आप इतना मुनाफा कर सकते हैं और हम 10 साल पहले ही उतना आपको मुनाफा दे देंगे। ये कहते हुए इतना बड़ा मुनाफा उस कंपनी के सामने रखेंगे कि वो कहेगा कि भाई 10 साल में मुनाफा पहले ही मिल रहा है और उस मुनाफे के मिलते मिलते न जाने मुझे कितने लोगों को काम पे रखना है, उनको किराया देना है, उनको जो है सैलरीज देना है, बहुत सारे अखराजात। अगर इतना सारा ख़त्म भी हो जाएगा, इतना सारा पेमेंट भी हो जाएगा, तब भी मुझे उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा 10 साल बाद जितना इस वक्त मुझे मिल रहा है। तो इस तरह ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से फिर वो कंपनी उसको ख़रीद लेती है, अपने साथ जोड़ लेती है और फिर आपको बिलाखिर वही ऐप इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है। ये है ऐप्स की दुनिया की हकीकत। तो नाज़रीन गिरामी, इस दौर में अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बारे में कोई नहीं जानता तो ये आपकी खाम ख्याली की बातें हैं। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप किसी अशिया के लिए कोई कीमत अदा नहीं कर रहे या कोई अशिया आपको मुफ्त मिल रही है तो समझ लीजिए कि आप खुद एक अशिया यानी आप खुद एक प्रोडक्ट बन चुके हैं, क्योंकि मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती, खुद आप अपने आप को किसी कंपनी को बेच रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस वक्त जो है व्हाट्सएप कंपनी के इस कदर आदी बन चुके हैं कि हमने मुफ्त इस्तेमाल करने के इस कदर आदी बन गए कि ख़ुद को उसको बेच दिया, उसका गुलाम बना लिया, गुलाम बन गए। ये हालात हैं इन ऐप्स की। बहरकैफ देखते हैं कि किस तरह की सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है, इसलिए कि ये सारी चीज़ें होनी हैं। क़ुर्ब क़यामत में
होनी ही है। लोग कहते हैं कि पल भर में दज्जाल आपके पास पहुंच जाएगा। ये सब दज्जाली फितने हैं जो वो एक मैसेज करेगा तो पल भर में पूरी दुनिया के मैसेजेस में, ऐप्स में जाकर के बैठ जाएंगी। वो आपके सामने हाजिर नहीं होगा लेकिन उसका पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। ये उसी के बिछाए हुए जाल हैं। अब उसको हम किस अंदाज में मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये हम पर मुनहसर करता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं हैदराबाद के शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स जिसको कहा जाता है, उसके आते में एक नामालूम शख्स ने दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक इसकी उम्र तकरीबन 40 बरस है। अस्पताल के मिलेनियम ब्लॉक के पिछले हिस्से में एक दरख्त से उसकी लाश लटकती हुई पाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई गई। देखना है कि वो शख्स क्यों खुदकुशी किया और हालात क्या थे और उसका ताल्लुक़ निज़ाम हॉस्पिटल से वगैरह क्या था। नाज़रीन, पूरा मुल्क बर्ड फ्लू की दहशत के साए में आ चुका है। महाराष्ट्र के परभनी ज़िले के मोरंबा गांव में वाक़ पोल्ट्री फार्म में 800 मुर्गियों के मरने की खबर आई, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में दहशत फैल गई है। मरने वाली इन मुर्गियों के नमूनों को जांच के लिए भेजा था और जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई। वाज़ेह है इस पोल्ट्री फार्म को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता है और इसमें करीब 8000 मुर्गियाँ हैं, जिनमें से गुज़िश्ता रोज़ 800 की मौत हो गई। इन मुर्गियों की मौत के बाद इस गाँव के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में मुर्गियों के लाने ले जाने पर रोक लगा दी है। इस वजह से जो है हम तमाम लोगों को इस वक्त चौकन्ना रहना है कि इस तरह की कुछ चीज़ों से फ़िलहाल बचे रहें जो हम लोग नोश करते हैं, ताकि जो है इस तरह की बीमारियों से ख़ुद को बचाया जा सके। नाज़रीन, महाराष्ट्र में निहायत अहम शख्सियत जिसको VVIP कहा जाता है, उनको मुहैया की जाने वाली X, Y और Z+ बशमूल दीगर तमाम ज़ुमरे की हिफाजती ढाल जिसको सिक्योरिटी कवर कहा जाता है, उसको असर-ए-नौ तरतीब देकर उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से। और रियासती VVIP सिक्योरिटी के सालाना जायजे के बाद महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने बहुत से अहम शख्सियात की हिफाजती ढाल के ज़ुमरों में तब्दीली करके या तो उसे कम कर दिया या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। जबकि सीनियर रहनुमा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार की ख्वाहिश पर आज इतवार को उनके हिफाजती घेरे में कमी की गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और परवीन डेरेकर समेत मुतादिद रहनुमा के हिफाजती घेरे को भी कम कर दिया गया। जबकि रियासती BJP सदर चंद्रकांत पाटिल समेत दीगर रहनुमाओं को दी जाने वाली सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया। इस ज़िम्न में जैसे BJP ने गिरियाबाज़ारी शुरू की तो शरद पवार ने वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख से दरख्वास्त की कि वो उनके हिफाजती घेरे को भी कम कर दें। अपनी सिक्योरिटी वापस लिए जाने से नाराज़ साबिक़ वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर और BJP के सीनियर रहनुमा सुधीर ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे सिक्योरिटी इसलिए दी गई थी कि मैं माओनवाज ज़दा ज़िले से हूँ, इससे वापस ले लिया गया, लिहाजा ऐसा लगता है कि माओनवाज सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन हुकूमत को आम अवाम की सलामती को यकीन बनाना होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, BJP के लीडरान को जो बग़ैर ज़रूरत दी गई थी सारी सिक्योरिटी, उसमें बहुत लाखों रुपए का खर्च आता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि Z+ या इस तरह की जो सिक्योरिटी दी जाती है मकामी और हुकूमती सतह पर, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं और उसमें माहाना न जाने कितनी सैलरी देनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि सब आवाम के टैक्स से दी जाती हैं, तो हुकूमत का ये फ़ैसला सही फ़ैसला गर्दाना जा रहा है, जबकि BJP को ये हज़म नहीं हुआ है। नाज़रीन गिरामी, गोवा एयर ने ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में तौहीन-आमेज़ तबसरा करने वाले एक सीनियर पायलट को बर्खास्त कर दिया है। कंपनी के तर्जुमान ने इस बात की जानकारी दी है। एयरलाइन के तर्जुमान ने को पायलट की मुल्क के ज़रिए किए गए तौहीन-आमेज़ ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर कहा, गो एयर ने फौरी असर से कैप्टन की खिदमत को ख़त्म कर दिया। पायलट ने अपने ट्वीट में कहा था कि PM बेवकूफ़ है, आप बदले में मुझे भी वही कह सकते हो। ये ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं PM नहीं हूँ, लेकिन PM बेवकूफ़ है। गुज़श्ता 7 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म के बारे में तबसरा करने वाले कैप्टन मलिक ने ट्वीट को हटा दिया और ट्विटर पर अपना अकाउंट लॉक कर दिया। 7 जनवरी को ही उन्होंने माफ़ी मांगते हुए आउट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं वज़ीर-ए-आज़म को लेकर किए गए ट्वीट और दूसरे काबिल एतराज़ ट्वीट जिससे किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोयर बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मेरे किसी भी ट्वीट से जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये ज़ाती ख्यालात थे। गुज़श्ता शनिचर को गोयर के तर्जुमान ने कहा, एयरलाइन के ऐसे मामलों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की पॉलिसी है और उसके मुलाजिमीन के लिए कंपनी के रोज़गार ज़ाब्तों और रेगुलेशन पॉलिसियों पर अमल करना लाजमी है, जिसमें सोशल मीडिया में भी शामिल है। बहरकैफ अब इस गोयर के पायलट को जो है इसकी मुलाजिमत से हटा दिए जाने का ऐलान गोयर ने सामने कर दिया है। यानी कि आप अगर PM मोदी पर तनकीद करते हैं तो आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। आइए नाज़रीन, अमेरिका के शहर शिकागो चलते हैं, जहां पर एक मुसल्लह हमलावर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करके 7 अफराद को ज़ख्मी किया, जिनमें से 5 हलाक हो चुके हैं। शिकागो पुलिस के बयान के मुताबिक जेसन नाइटिंगेल नामी मुसल्लह हमलावर ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में
फायरिंग करके 7 अफराद को ज़ख्मी किया। ज़ख्मियों में से 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासिरीन में एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म, एक रेस्तरान का मुलाजिम और 2 खवातीन सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। हमलावर को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। बहरकैफ आप लोगों को मालूम है नाजरीन कि अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह ज़ाती रंजिश की वजह से हमले होते ही रहते हैं और इस सिलसिले में जो है हमला करने वाला अक्सर जो है पुलिस के निशाने पर आकर के हलाक हो जाता है और उसके बाद इस तरह के हमले भी क्या हुए कोई बात साफ तौर पर वाज़ेह निकल करके सामने नहीं आती। नाज़रीन, आखिरी खबर मैं आप लोगों के सामने रख करके इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर उमूर ख़ारिजा अनवर क़रक़ाश ने कहा है कि हम बाहमी एहतराम के तहत तुर्की से ताल्लुक़ात को मामूल पर लाना चाहते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर और सऊदी अरब के साथ मिलने और फिर उनके जितने भी रंजिशें थी, दूरियां थी, ख़त्म होने के बाद उस मौके पर कतर के साथ ईरान भी था और तुर्की भी पूरा सपोर्ट कतर के साथ उसका झुकाव ज़्यादा था। बहरकैफ ये पुरानी बातें हैं। उसके बाद भी जो है खलीजी ममालिक तुर्की से थोड़ा दूरियां बनाए हुए थे और उसमें सरफ़हरिस्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था। बहरकैफ अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी जो है इस वक्त ये कहा है कि हम मामूल के मुताबिक जो है तुर्की के साथ ताल्लुक़ात को बहाल करना चाहते हैं। अनवर क़रक़ाश ने स्काई न्यूज़ टीवी पर अपनी एक गुफ्तगू के दौरान तुर्की के साथ ताल्लुक़ात के हवाले से कहा कि तुर्की के साथ हमारा कोई मसला नहीं है और हम चाहते हैं कि ताल्लुक़ात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मामूल पर आ जाएँ। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हालिया दिनों में यूरोपीय यूनियन से मुतालिक तुर्की के बयानात उम्मीद अफजा हैं और तुर्की मशरिक़ वस्ता के ममालिक का नुमायाँ तिजारती शराकतदार भी है। ये कहते हुए उन्होंने जो है दोस्ती का ग्रीन सिग्नल तुर्की को भेज दिया है। वह नाज़रीन गिरामी, ये एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के सामने रख दी। मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।